कई बातों घटनाओं को पीछे छोड़ आगे बढ़ने में ही मैंने अपनी भलाई समझी, क्योंकि वक्त तो किसी के लिए नहीं थमता। हमें वक्त के साथ ही चलना पड़ता है। आज का दिन शांत था। कल से वीकेंड शुरू होने वाले हैं और मेरे ऑफिस में मेरी कलीग्स मेरी तरह घर पर बैठने वाली बिल्कुल नहीं हैं। सभी शादीशुदा हैं, सभी के बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वे परिवार को छोड़कर अपने ऑफिस की टोली के संग कहीं घूमने की प्लानिंग कर रही हैं। अरे नीलम, तेरे क्या प्लान हैं? अब यह मत कहना कि मैं घर पर ही रहूंगी। चलना, हम लोग एक हिल पॉइंट पर घूम कर आते हैं। नहीं सिमरन, मैं नहीं जाऊंगी। अरे हमें पता है तुझे किसकी चिंता है। चल, उसको भी हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। देख, सिर्फ तेरे लिए ही थोड़ा चेंज ला रहे हैं, वरना कोई भी अपने साथ अपने परिवार से किसी को नहीं ला रहा है। अब बता, चलेगी ना? क्योंकि आज ही हमें बुक करना है तो बता दे। नहीं सिमरन, मैं नहीं जाऊंगी। कोई ज़बरदस्ती है क्या? तुम सब जाओ, अपना देखो। अच्छा बाबा, बस गलती हो गई तुझसे पूछ कर। अब कान पकड़ती हूँ कि कभी तेरी फिक्र नहीं करूँगी। सिमरन की बातें सुनकर मेरा मन कड़वाहट से भर गया, लेकिन नज़रअंदाज कर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। 6-7 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। घर पर हमेशा की तरह मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही थी। नीलम ने शिखा को किचन का काम सिखा दिया था। शिखा थी भी बड़ी होशियार। उसे खुद नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता। जहाँ शिखा की उम्र की लड़कियाँ एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीती, वहीं शिखा सबसे अलग थी। घर पहुंचकर नीलम ने कहा, शिखा बेटा, चाय बनाया है ना? मैंने हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे लाए हैं। जी मम्मी, बनाया है। 1 घंटे आराम करने के बाद किचन में मैं चली गई डिनर बनाने के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा तैयारी शिखा ने पहले से ही कर रखी थी। मम्मा, आज आप किचन में नहीं जाएंगी? मैंने आज एक नई रेसिपी देखी है। क्या बात है शिखा, आज तो तुम पूरी फॉर्म में हो। क्या बात है, यह मस्का पानी क्यों लगाया जा रहा है? मेरी आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए शिखा ने जवाब दिया, मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, अनामिका की बर्थडे पार्टी में। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं 10 बजे से पहले घर आ जाऊँगी और अनामिका अपने भाई के साथ मुझे खुद छोड़ने यहाँ आएगी। शिखा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। अब चलो हटो, जाओ अपनी पढ़ाई करो और खाना मैं बनाऊंगी। बिस्तर पर लेटी लेटी नीलम करवटें बदल रही थी। नींद आंखों से आज कोसों दूर थी। उठकर एक गिलास पानी पिया और समय देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। सुबह उठने में देरी हो गई। नीलम सोचने लगी कि शिखा को लेकर वह कब तक असुरक्षित रहेगी। बेटी की आज़ादी छीनकर उसे भी कोई मज़ा नहीं आता था। वह शिखा के आंसू नहीं देख सकती थी। अतः उठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। यूँ कब तक शिखा को बांध कर रखोगी? वह खुद से ही सवाल करती है। वह चाहती है कि शिखा मजबूत बने, अपने पाँवों पर खड़ी हो। अगर कुछ सालों बाद किसी डिग्री के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा तो क्या वह नहीं जाने देगी, रोक लेगी उसे? नीलम को याद आने लगा अपना बचपन। कैसे लाख बंधनों के बावजूद उसने वो कर दिया जिसकी आज उसे चिंता हो रही है। पहली बार नीलम ने राकेश को स्कूल के गेट के पास खड़ा देखा था। न जाने उसमें क्या आकर्षण था कि नीलम उसे एकटक देखने लगी। उम्र का वह पड़ाव जिसमें अनायास ही कोई अपनी तरफ खींचता है, वह भी खींच रही थी। इस बात से बेखबर कि कंचन कब से उसके पीछे आ खड़ी है। कंचन ने उसकी चिकौटी काटी तो उसकी चीख निकल गई। कुछ दूर खड़े राकेश की नज़रें उससे टकरा गई। वह मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते ही उसके गालों पर भंवर खिलने लगे और वह उन भंवरों में ऐसी खोई कि खुद को कभी तलाश ही नहीं कर पाई। दूसरे दिन खुद को लाख रोकने के बावजूद वह फिर उसी वक्त बाहर खड़ी थी। राकेश वहीं खड़ा था, मगर आज बेख्याल नहीं, कुछ सचेत सा था। उसके ख्वाबों में फूल खिलने लगे थे। अब मुलाकातें स्कूल से बाहर होने लगी थी। हफ्ते में 2-3 बार ही मिल पाती थी। शनिवार ही को हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाज़त थी। रोज़ निकलना मुमकिन नहीं था। हॉस्टल वार्डन एक युवा महिला थी, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती थी, इसीलिए इतना भी मिल पाते थे। वह जानती थी कि इस उम्र का पानी अपने बहने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है।
वह बेसब्री से शनिवार का इंतज़ार करती, खुद को सजाती संवारती। उसे राकेश के साथ अपनी हर मुलाकात पहली मुलाकात ही लगती। देर तक हाथों में हाथ डाले वे इन्हीं लंबी सड़कों पर घुमा करते। गुलमोहर गवाह है इनके प्यार के। वह राकेश के सीने पर सिर रखती तो वह उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता। वह धीरे धीरे पिघलने लगती। उसे लगता उसके बदन की ताप से गुलमोहर भी सुलग उठेंगे। चांदी के दिन थे वे। इतना कीमती और सुनहरा वक्त हमेशा कहाँ जिंदगी में रहता है। उसका स्कूल ख़त्म होने वाला था और वापस घर जाने का वक्त आ गया था। माता पिता दोनों ही वक्त से पहले ही इस दुनिया से उठ गए थे। इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी संगीता दी और सुभाष जीजा जी के ऊपर आ पड़ी थी। वह लगातार रोई जा रही थी। राकेश, कुछ करो, मुझे वापस नहीं जाना है। रो मत नीलम, कुछ करते हैं। ऐसे तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पगली, अभी तो वक्त है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इंटर के पेपर हो चुके थे। रिजल्ट आने में अभी वक्त था। बिना मार्कशीट कहीं भी दाखिला नहीं होना था। पेपरों के बाद छुट्टियां पड़ रही थीं। वही वापस जाने की मुसीबत, कैसे खुद को जाने से रोके, वह सोच रही थी। इसी बीच स्कूल की तरफ से 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए हॉबी क्लासेस शुरू होने की खबर आई। स्कूल इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, मगर उसकी तो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह अब कोई भी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लेगी। दीदी के पास वापस जाने से बच जाएगी। संगीता दी फ़ोन पर बहुत नाराज़ हुई थी। कई बार उसे लौटने के लिए कहा था, मगर फिर उसकी जिद के आगे चुप हो गई थी। 2 महीने तफरी में बीत गए। हॉबी क्लास में क्या सीखा कुछ पता नहीं। सोने चांदी के दिन यूं ही गुजरते रहे। रिजल्ट आया तो पास हो गई थी। राकेश ने रेस्टोरेंट में सबको शानदार पार्टी दी। मुझे कुछ और भी चाहिए, उसने राकेश की आंखों में आंखें डालकर सोखी से कहा था। हाँ बोलो। राकेश ने उसके चेहरे पर गिराई लटों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए पूछा। राकेश के स्पर्श से वह बेसुध होने लगी थी। बोली, मुझे कहीं मत जाने देना। वादा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और सच में वह कहीं नहीं जा पाई थी। राकेश ने उसके रहने का बंदोबस्त एक हॉस्टल में कर दिया था। उस हॉस्टल को एक महिला सुजाता चलाती थी। हॉस्टल के पास ही फैशन इंस्टीट्यूट था, जहाँ कंचन की दीदी कोर्स कर रही थी। यह आइडिया भी राकेश का ही था कि वह कोर्स कर ले। ग्रेजुएशन तो वह प्राइवेट भी कर सकती है। उसे आइडिया पसंद आया। संगीता दी को रुकने की एक ठोस वजह बता पाएगी। हॉस्टल के कमरे में संगीता दी उस पर बरस रही थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या रखा है इस शहर में जो तू यहाँ से जाना नहीं चाहती? तेरी जिद थी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ने की इजाज़त दी। तेरे जीजा जी तो तब भी नहीं मानते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। फिर तेरे लिए एक रिश्ता भी देखा हुआ है। खाता पीता परिवार है। लड़का तेरे जीजा जी का देखा भाला है। पढ़ाई पूरी होते ही हम तेरी शादी कर देंगे। वक्त से अपने घर चली जाओगी तो हमारी भी जिम्मेदारी और चिंता खत्म होगी। आखिर कब तक तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे बोझ तले दबते रहेंगे? संगीता दी बोलते ही जा रही थी। नीलम सिर झुकाए बस सुन रही थी। बचपन से वह ऐसे ही करती थी। कोई बहस नहीं, जवाब नहीं, चुप रहकर अपनी सारी बातें मनवाती आई थी। अब भी यही होना था और हुआ। संगीता दी को झुकना पड़ा। फिर कंचन और उसके परिवार ने उन्हें तसल्ली दी थी कि वे उसका ध्यान रखेंगे। संगीता दी भारी मन से 100 हिदायतें देकर लौट गई। उनके जाते ही हफ्ते भर बाद जीजा जी आ गए। नाराज थे, मगर प्रत्यक्ष में उसके रहने खाने और पढ़ाई से संबंधित सारा इंतज़ाम बड़े ध्यान से चेक कर रहे थे। फिर उसके नाम का एक अकाउंट खुलवा कर लौट गए। वक्त गुजरने लगा था। वह खुश थी। पढ़ाई प्राइवेट कर रही थी। फैशन डिज़ाइनर के कोर्स में उसका खूब मन लग रहा था। कपड़ों की रेशमी रंग बिरंगी दुनिया में वह अपने नाजुक मन की कल्पनाओं से खूब रंग भरती। यह काम उसके नेचर के मुताबिक ही था। राकेश उसके बनाए कपड़ों को गौर से देखता और फिर मुस्कुरा देता। उसके बिना कुछ कहे ही वह खुशी से भर जाती। 2 साल गुजर चुके थे और यकीनन वह 7वें आसमान पर थे, लेकिन अब उसे धीरे धीरे नीचे आना था। ग्रेजुएशन में 1 साल रह गया था। फिर यहाँ रुकने का कोई बहाना नहीं था।
यूं ही एक दिन कंपनी गार्डन में घूमते हुए उसने राकेश से पूछा, मुझसे शादी करोगे ना? मैं तो अब किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। राकेश खामोश रहा। कुछ बोलो, मुझे डर लगने लगा है। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, राकेश ने लापरवाही से कहा। संगीता दी पागल नहीं है, और जिंदगी भर क्या मैं पढ़ती रहूंगी? शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हें इस बार उनसे बात करनी पड़ेगी। राकेश फिर खामोश रहा। संगीता दी अगले महीने आ रही हैं। वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ लौट चलूं, पेपरों के वक्त ही यहाँ लौटूं। तुम इस बार उनसे शादी की बात करोगे ना? उसने मनुहार की। हाँ हाँ, देखा जाएगा, पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी करो। राकेश टालने के मूड में था। वह खींच गई। देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राकेश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर वही गहरी आंखें और तपता हुआ स्पर्श जो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। कल संगीता दी ने आना है और तुम्हें अभी काम पड़ना था, या दी का सामना नहीं करना चाहते? और वह जोर जोर से रोने लगी। राकेश उसे चुप कराने लगा और आखिर उसने अपनी दलीलों से उसे मना ही लिया कि अगली बार बात करेगा। वह दी का सामना करने के लिए फिर अकेली खड़ी थी। इस बार पहली दफ़ा उसने दी के सामने काफ़ी झूठ कहा। काफ़ी नाराज़गी और चिंता के साथ संगीता दी फिर लौट आई। उनके जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ था जो दिल में उलझ रहा था। सुजाता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था। तुमने अपनी दीदी को राकेश के बारे में क्यों नहीं बताया? उसके और राकेश के बारे में सुजाता सब जानती थी, मगर इस विषय पर वह पहली बार बात कर रही थी। बात तो राकेश को करनी चाहिए थी। और वह फिर सिसक पड़े। वह तुम्हारी दीदी के सामने क्यों नहीं आया? देखो, यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें अब उससे सब कुछ साफ साफ पूछना चाहिए। सुजाता ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, मगर कई सवाल वह उसके आसपास छोड़ गई थी। दूसरे ही दिन राकेश लौट आया, जबकि वह एक हफ्ते की कह कर गया था। वह राकेश को देखकर खुश हुई, मगर साथ ही पहली बार उसे कुछ चुभ ही गया कि इतनी जल्दी लौट आना था तो एक दिन बाद चला जाता। दी से बात तो हो जाती, मगर राकेश ने फिर उसे अपने जादू में बांध लिया था। धीरे धीरे फाइनल परीक्षा का टाइम आ गया, मगर परीक्षा से ज़्यादा उसकी चिंता यह थी कि राकेश शादी को लेकर चुप्पी साधे हुआ है। वह जानती थी कि उसके यहाँ से जाते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। उसका मन करता राकेश खुद उससे शादी की बात करे और उसे सब साफ साफ और सच सच बताए, जैसे वह अपने बारे में बताती है। मगर ऐसा नहीं था। एक दिन उसने राकेश से कहा था, एक दिन चली जाऊंगी यहाँ से, तुम्हें शायद याद भी नहीं आऊँ। क्या जाने की रट लगाए रहती हो? कहा तो है कुछ करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे, और इस बार मैं भी नहीं करूँगी। वह संजीदा हो गई। शादी के बिना क्या प्यार मुकम्मल नहीं होता है क्या? बड़ी दिक्कतें हैं माय स्वीट हार्ट। करोगी तो कहोगी पहले ही अच्छे थे। राकेश ने उसके गले में बाहें डालकर उसे बहलाने की कोशिश की। तुम्हें बड़ा पता है शादी के बारे में। कितनी कर चुके हो? हाँ, 4-5 तो कर ही ली है, राकेश ने आंख दबाकर कहा। राकेश प्लीज़, आज मुझसे साफ साफ बात करो, कहते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। राकेश उसके आंसुओं को पोंछते हुए ठहरी सी आवाज़ में बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर ना पैसा, काम अभी जमा नहीं है। शादी कर भी लूँ तो मेरे साथ रहोगी कैसे? रह लूँगी, बस तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पिता की जो संपत्ति है वह मेरी और संगीता दी दोनों की है। शादी के बाद मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे मिलेगी। हम उसे बेचकर घर भी ले लेंगे और तुम अपना बिजनेस भी आगे बढ़ा लेना। राकेश खामोशी से सब कुछ सुनता जा रहा था। अंततः उसने शादी के लिए हाँ कर दी। यादों में सफ़र करते करते वह कब ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। रोज ऐसा ही होता है, ना चाहते हुए भी अतीत के रास्तों में भटकती रहती। ऑफिस में कदम रखते ही हड़बड़ाता हुआ कमल उसके पास आया। मैडम, आज सुबह से बहुतों की क्लास लग चुकी है, अब आपकी बारी है। उसने पर्स मेज पर रखा और पंकज के केबिन की तरफ बढ़ गई। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़। सर आपने बुलाया? बैठो। अमर एंड सन्स की पेमेंट का चेक अभी तक नहीं पहुंचा और स्टॉक में दालों का स्टॉक लगभग ख़त्म है। सॉरी सर, आज सब हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। खैर कोई बात नहीं, अब देख लेना। और कुछ सोचा जो हमने कहा था?
कह पंकज थोड़ा आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिए। उससे जवाब देते ना बना। मैं बता दूंगी सर, कहकर वह अपने केबिन में जाकर अपना काम निपटाने लगे। स्टोर का सामान शॉर्ट लिस्ट करने लगी तो देखा दालों के अलावा भी काफ़ी सामान ख़त्म था। काम निपटाते निपटाते लंच टाइम हो गया। आज वह लंच नहीं लाई थी, अतः स्टोर के ही एक हिस्से में बने कैफ़े में चली गई। स्नैक्स खाते हुए ख्याल पंकज की तरफ चला गया। वही मालिक थे स्टोर के। स्टोर के साथ ही एक इंस्टीट्यूट था जिसमें कई तरह के कोर्स कराए जाते थे। जो लोग फीस नहीं दे सकते थे उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो फीस दे सकते थे उन्हें बताया जाता था कि उनके पैसों का सदुपयोग कहाँ किया जाता है। इंस्टीट्यूट सरकार से मान्यता प्राप्त था, अतः काफ़ी चलता था। इसके अलावा पंकज ट्रेड फेयर के साथ स्थानीय किसानों और विभिन्न प्रकार के कारीगरों व कलाकारों को भी बढ़ावा देते थे। इसके अलावा वे कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सुनने में आया था कि उनकी बीवी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब पंकज ने काफ़ी कम उम्र में ही आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया था और अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की थी को बेचकर उस पैसे को भलाई के कामों में लगा दिया था। वह जब यहाँ नौकरी करने आई थी तो उसे लगा था ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। आर्मी के लोग बहुत कायदा कानून पसंद करते हैं। पंकज थे भी ऐसे ही। काम में लापरवाही उन्हें पसंद नहीं थी, मगर धीरे धीरे उसके लिए काफ़ी कुछ आसान होता गया था। बड़ी बात यह थी कि उसे यह महसूस हुआ था कि वह यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं कर रही, बल्कि किसी अच्छे नेक मकसद में हिस्सेदार भी है। उसे पंकज की बात याद आई। वे उसे शहर से कुछ दूर होने वाले ट्रेड फेयर में ले जाना चाहते थे, जहाँ से 2 दिन से पहले नहीं लौटा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि वह पहले फेयर में पंकज और उनकी टीम के साथ नहीं गई हो, पर यूँ 2-4 दिन रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसे सवालों के जवाब उसके पास हमेशा ना में ही होते थे, मगर जाने क्यों अब सीधा सा जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने सालों बाद उसे भी शायद ब्रेक चाहिए था। कॉफ़ी ख़त्म करके वह सीधा पंकज के केबिन में पहुंची और फिर पूछा, कब चलेंगे सर? पंकज मुस्कुरा दिए, फिर कहा, इस पूरे महीने में जब तुम्हें सुविधा लगे। वह वापस आकर काम करने लगी। शाम को घर लौटी, रूटीन कामों से फारिग हो वार्डरोब खोलकर देखने लगी। इतने सालों में पसंद नापसंद कहीं खो गई थी। कभी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, सोचकर हंसी आती, पर कुछ अच्छा नया खरीदती भी कैसे? जब मन ही खुश नहीं रहता है तो तन की खुशी कहाँ से आती? वह बेड पर लेट गई। मन फिर अतीत में भटकने लगा। कितनी मुश्किल के साथ राकेश से उसकी शादी हुई थी। जमीन आसमान एक करना शायद इसी को कहते हैं जो उसने किया था। बड़ी साधारण सी शादी हुई थी। शादी में राकेश की तरफ से 2-4 लोग ही शामिल हुए थे। सबको बड़ा अटपटा सा लग रहा था। संगीता दी और सुभाष जीजा के चेहरे बड़े बुझे बुझे से थे, मगर वह खुश थी कि जिसे चाहा वह मिल गया। सुभाष जीजा जी ने उसी शहर में उसके नाम पर एक मकान खरीद दिया था, और फिर संगीता दीदी ने घर गृहस्थी का सारा सामान खरीद कर घर सजा दिया था। इसके अलावा काफ़ी पैसा भी उसके अकाउंट में डाल दिया गया था, मगर राकेश नाराज था। उसने दी और जीजा जी को तो कुछ नहीं कहा, मगर उसके आगे अपनी सारी भड़ास निकाल दी। राकेश के कहे मुताबिक उसकी दी और जीजा जी को उस पर यकीन नहीं था, तभी सारा पैसा मकान और सामान पर लगा दिया। वह शादी के दूसरे दिन राकेश के ये तेवर देखकर दंग थी। संगीता दी ने अपनी तरफ से उनका हनीमून प्लान किया। शिमला के एक होटल में उनकी बुकिंग करवा दी, मगर राकेश गुस्से में नहीं गया। अब हम अपना हनीमून भी तुम्हारी बहन की मर्जी से मनाएंगे, तुम कहीं और ले चलो, उसने मनुहार की थी। देखेंगे, कह राकेश टालता रहा, और फिर हनीमून बस एक सपना ही बनकर रह गया। करीब 1 महीने बाद काम का वास्ता देकर राकेश ने उससे 1 लाख निकलवाए। उसने गौर किया था कि राकेश को शादी का कोई क्रेज नहीं था, ना ही उसकी तरफ कोई खास ध्यान। राकेश को अपनी नई नवीली दुल्हन का कोई ध्यान नहीं था। वह उदास रहने लगी थी। राकेश मुंह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन उसका ठंडा रवैया उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। राकेश कितने कितने दिन घर से बाहर रहता। जिस दिन लौटने की कह कर जाता, उस दिन कभी ना आता।
वह किसी अनजाने डर से घिरी रात रात भर जागती रहती। उसे कुछ पता नहीं रहता कि राकेश कहाँ है और क्या कर रहा है। उसने कितनी बार उससे कहा कि घर में एक फ़ोन लगवा लो, मगर वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। संगीता दी ने उसे एक मोबाइल खरीद कर दे दिया और कहा था कि कम से कम टच में तो रहोगी, कभी रात बिरात कोई परेशानी भी हो सकती है, अकेली किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। संगीता दी से तो उसकी बात रोज ही हो जाती, मगर राकेश से बात कभी कभार ही होती। या तो उसका फ़ोन बंद होता या फ़ोन काट देता वह। रात को तो उसका फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ होता। वह हैरान थी, घर में राशन है या नहीं राकेश को इससे कोई मतलब नहीं था। वह जब भी घर के खर्च या ज़रूरत के सामान की बात करती तो वह चिढ़ जाता। उसकी यह बेजारी उसे अंदर तक तोड़ जाती। थक हार कर वह बैंक जाकर पैसा निकाल कर बेमन से घर के सारे इंतज़ाम करती। राकेश को लेकर उसने जो सपने देखे थे वे सपने ही रह गए। उसके प्यार से बेजार एक बैल की तरह वह सूखती जा रही थी। अब उसे एहसास होने लगा था कि सुभाष जीजाजी ने सारा पैसा नगद न देकर उसे मकान और सामान खरीद कर क्यों दिया था। शादी को साल भर के ऊपर हो गया था। राकेश पिछले 20 दिन से घर से बाहर था। बेदिली से काम निपटाकर वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कैसी हो? आवाज़ की दिशा में उसने मुड़ कर देखा तो लक्ष्मी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, उसने बेदिली से मुस्कुरा कर कहा। बस ठीक हूँ, और तुम सुनाओ, राकेश भैया आ गए क्या? नहीं, अभी कुछ और वक्त लगेगा, उसने खींचकर जवाब दिया। अब वह चिढ़ने लगी थी ऐसे सवालों से। अरे पर कल ही तो इन्होंने उन्हें स्टोर में देखा, आवाज़ भी लगाई, मगर वे शायद जल्दी में थे, लक्ष्मी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बता रही थी। वह हैरान थी कि राकेश इसी शहर में है और उसे पता भी नहीं। उसने गुस्से में तमतमाकर राकेश को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर ही उसका झगड़ा हो गया। वह देर तक रोती रही। उसने संगीता दी को फ़ोन पर राकेश की सारी हरकतें बता दी, जिन पर वह अब तक पर्दा डालती आ रही थी। राकेश दूसरे दिन घर आ गया और ज़िंदगी यूं ही लड़खड़ाते हुए गुजरने लगी। बेजारी के उस आलम में एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। वह खुशी से पागल हो गई। मगर यह सुनकर राकेश गुस्से से बोला, दिमाग खराब है, तुम्हें संभालना ही मुश्किल है, ऊपर से बच्चा। बिल्कुल नहीं, यह क्या कह रहे हो? वह अविश्वास से चीख पड़ी। फिर वही झगड़ा, रोना धोना। जिस खबर से घर में उल्लास का माहौल होना चाहिए था, उस बात से जबरदस्त कलीश हो रहा था। राकेश किसी भी तरह इस बच्चे को नहीं चाहता था और वह इस अजन्मे बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। एक अजीब सा तनाव पूरे घर में पसर गया। फिर अचानक राकेश ने अपना विरोध खत्म कर दिया और उसकी देखभाल करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि मरुस्थल में अचानक फूल कैसे खिल उठे। वह उसका नकारात्मक रवैया देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी, मगर अच्छे परिवर्तन हमेशा सुखद लगते हैं। कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के 9 महीने कठिन होने के बावजूद अच्छे गुजरे। बच्चे के जन्म से पहले ही उसने घर को बच्चे की ज़रूरत के सामान से सजा दिया। राकेश का प्यार बूंद बूंद कर उसके अंतर में उतरने लगी थी। वह खुश थी और इंतज़ार में थी उस नन्हे मेहमान के, जिसके आने से उसकी झोली खुशियों से भर गई थी। उसका राकेश उसे वापस मिल गया था। वह एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई थी। राकेश ने अच्छे अस्पताल में उसकी डिलीवरी करवाई थी। बच्ची को गोद में लेते ही वह रो पड़ी थी। माँ बनना भी कितना सुखद अनुभव है, जिसे बिना माँ बने समझा नहीं जा सकता। संगीता दी और सुभाष जीजाजी दोनों ही आए थे। ढेर सारे तोहफों से उन्होंने घर भर दिया था। राकेश ने नामकरण का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से किया था। उसके अच्छे इंतज़ाम की सबने तारीफ की थी। बच्ची का नाम रखा गया शिखा। उस दिन फिर राकेश को बिजनेस की वजह से बाहर जाना था। बच्ची को गोद में लेकर वह प्यार से निहार रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या देख रहे हो? नीलम, हमारी बच्ची शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ेगी और इसकी परवरिश राजकुमारियों की तरह होगी। तुम देखना मैं अपनी बच्ची के लिए क्या क्या करता हूँ। अब मुझसे बाहर भी नहीं रहा जाता। मैं अपना काम इसी शहर में करूँगा ताकि तुम दोनों के साथ रह सकूँ। वह खिल उठी थी कि कहाँ समेटेगी इतनी खुशियाँ। इधर कुछ दिनों से राकेश परेशान रहने लगा था। वह पूछती तो हंसकर टाल जाता,
मगर एक दिन वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसका दिल बैठने लगा। वह राकेश का सिर गोद में रख कर खुद भी रो पड़ी। कुछ बताओ भी, उसने पूछा। मेरे पार्टनर ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। गलती मेरी ही थी जो वक्त रहते अपने बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। और राकेश फिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? सब कुछ कर दिया है। मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मगर इन सब कामों में तो बहुत वक्त और पैसा लगेगा। तब तक क्या होगा? मेरे पास तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, उसने कह तो दिया था, मगर कैसे, यह उसे भी अभी पता नहीं था। राकेश की भाग दौड़ और परेशानी वह देख रही थी। वह भी उसके साथ परेशान रहने लगी थी। शादी के इतने अरसे बाद तो एक सुखद बदलाव आया था। वह भी ज़्यादा दिन नहीं रहा था। राकेश नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इसके लिए उसे पैसों की दरकार थी। जितने पैसे उसके अकाउंट में थे उनसे काम नहीं चल रहा था। वह तंग रहने लगी थी। राकेश को समझाती कि सभी लोग तो लाखों रुपयों से बिजनेस शुरू नहीं करते। फिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करते? अगर और पैसा चाहिए तो अपने पिता से बात करो। सुनते ही राकेश भड़क गया। तुमसे शादी ना की होती तो सब कुछ था मेरे पास। अब किस मुंह से उनके आगे हाथ फैलाऊं? यह पैसा मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए ना। काम होगा तभी तो बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो मैं भी कहाँ से लाऊं पैसा? मेरे कौन से माता पिता बैठे हैं? वह भी खींच उठी। माता पिता का मकान तो है ना, तुम्हारा हिस्सा है उसमें। अपनी बहन से कहो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे। राकेश ने कह ही दिया। यह सुनते ही वह सख्ते की हालत में थी। एक शब्द नहीं फूटा उसके मुंह से। उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वह फिर से वहीं लौट आई थी जहां पहले थी। घर का माहौल फिर से बोझल रहने लगा था। फर्क इतना था कि राकेश अब घर से गायब नहीं होता था और अपनी बच्ची को प्यार से रख रहा था। देखो नीलम, समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे पैसा कभी नहीं मांगता। अगर मेरे अपने से इंतज़ाम हो जाता तो, और तब भी नहीं कहता अगर उस मकान में तुम्हारे माता पिता रह रहे होते। मगर वह तो खाली पड़ा है। तुम और संगीता दी ही तो उसकी वारिस हो। अब तुम्हें ज़रूरत है तो उसे बेचकर अपना हिस्सा ले लो। मैं काम तुम्हारे नाम पर शुरू करूँगा। एक एक पैसा तुम अपने हाथों से खर्च करना। फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा बढ़ा कर ही वापस करूँगा। अब मैं पैसे की वैल्यू समझ चुका हूँ और अपनी बच्ची के लिए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बस एक बार मेरा यकीन कर लो। थक हार कर उसे संगीता दी से बात करनी पड़ी। सुनते ही वे फट पड़ी। खबरदार, मायका है वह हमारा। माँ बाबूजी की अमानत है वह। हमारे बचपन की अनगिनत यादें हैं वहाँ। वह पैसा मांगता रहता है और तुम निकाल कर देती रहती हो। पिछले 2-2.5 साल से उसने तुम्हें कुछ दिया है सिवा परेशानियों के? वह तो बच्चा भी नहीं चाहता था। अब इसी बच्ची की आड़ में मकान हजम करना चाहता है। कब समझोगी तुम? खाली हाथ होकर सड़क पर आ जाओगी तब आंखें खुलेगी तुम्हारी। तुम्हें बेटी मानते हैं इसीलिए कोई हिसाब नहीं करते, ना करेंगे। उस मकान में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा, लेकिन किसी बाहर वाले को उसे छूने भी नहीं दूंगी। कहते कहते संगीता दी रो पड़ी थी। उसने खुद को उस वक्त बहुत छोटा महसूस किया था। बिखर गई थी वह। प्यार में छला हुआ आदमी कहाँ का नहीं रहता। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। संगीता दी और सुभाष जीजी देर तक उसे समझाते रहे थे कि राकेश किसी भी मामले में खरा नहीं उतरा और अब भी बच्चे की आड़ में वह सिर्फ अपना मतलब ही निकाल रहा है। मगर वह सोच रही थी कि अब पैसे राकेश के हाथों में नहीं देगी। जो करेगी खुद करेगी। खर्चा कैसे चलेगा? राकेश के पास कुछ था नहीं। बैंक में 8-9 महीने का खर्चा ही बचा था। फिर कैसे होगा सब? एक बार वह बस जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाना चाहती थी और उसके लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। संगीता दी और सुभाष जीजा जी जानते थे कि उसकी उम्र और अकल इतनी नहीं है कि राकेश की चालाकियों से बच सके। बड़ी मुश्किल से ही नतीजा निकला था। सुभाष जीजा ने मकान की कीमत लगवाकर उसे उसके हिस्से का पैसा दे दिया था और कुछ पैसा शिखा के नाम फिक्स कर दिया था, जिसका जिक्र उन्होंने राकेश के आगे करने से मना किया था। वे दोनों आखिर तक उसे राकेश की चालों से बचाना चाह रहे थे, मगर राकेश की चालाकियों के आगे तीनों मुंह ही ताकते रह गए थे। चंद महीनों के अंदर ही राकेश ने उसका सारा पैसा साफ कर दिया
और फिर वही रवैया शुरू हो गया। अब राकेश पहले से ज़्यादा घर से बाहर रहता और महीने 2 महीने में ही घर आता। जिस बच्ची की भविष्य की चिंता दिखाकर उसने सारा पैसा समेट लिया था, अब उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वह घर और बच्ची की जिम्मेदारी के साथ फिर अकेली खड़ी थी। दोनों के रिश्ते कड़वाहट से भरने लगे थे। कुछ था जो उसे साफ साफ न सही मगर नज़र आ रहा था। उसका सामाजिक जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका था। शिखा के स्कूल दाखिले के वक्त उसे खासी परेशानी उठानी पड़ी। धीरे धीरे उसका धीरज उसे जवाब दे गया। वह पहली बार सुभाष जीजा के सामने बिखर गई। मुझे मुक्ति दिला दीजिए, शायद तभी मुझे सांस आएगी। सुभाष जीजा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पहली बार बिना उसकी सलाह के उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके राकेश की खोज खबर निकलवाने की कोशिश करी। जब सच सामने आया तो वह कई दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर रहे। राकेश पहले से शादीशुदा था। वह पहली पत्नी और बच्चों के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था। उनकी देखभाल राकेश के माता पिता ही कर रहे थे, क्योंकि राकेश एक आवारा किस्म का इंसान था। इतना सब होने के बाद अब उसका रिश्ता राकेश के साथ बेनाम और बेअसर हो चुका था। संगीता दी उसे और शिखा को अस्पताल से ही अपने घर ले गई। घर में उन्होंने ताला लगा दिया था। वह तो जैसे पत्थर ही हो गई थी। संगीता दी और सुभाष जीजा उसका गम समझते थे। वक्त हर जख्म का मरहम होता है, मगर एक अच्छा खासा वक्त लगा था उसे अपनी सोच समझ वापस लाने में। आखिरकार वह राकेश से अलग हो गई, उस राकेश से जो खून बनकर उसकी रगों में दौड़ता था। कागज के एक टुकड़े पर साइन करते वक्त उसे ऐसा लगा था कि क्यों नहीं उसके प्राण शरीर को छोड़ देते। उस दिन वह बिलक बिलक कर रोई थी। पूरा साल उसने संगीता दी के पास गुजारा था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह वापस आती खाली मकान में। आने के नाम से ही उसको घबराहट होने लगती। पहले उसे राकेश का इंतज़ार रहता था और आने की उम्मीद। अब किसका इंतज़ार करेगी? फिर पास पड़ोस में उन लोगों का कैसे सामना करेगी जो हमदर्दी जताने के बहाने जख्म कुरेद जाते थे। संगीता दी चाहती थी कि वह उस मकान को बेचकर यहीं आकर रहे और दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करे। सुभाष जीजा तो उसके लिए रिश्ते खोजने की कोशिश में थे। बस उन्हें उसकी हाँ का इंतज़ार था। राकेश की तमाम यादों से जुड़े मकान को बेचना उसकी मजबूरी हो गई थी, मगर वह वापस आना नहीं चाहती थी। रिश्ते नातेदारों से भरा शहर, संगीता दी का सुखी संपन्न परिवार और ससुराल उसे उसका खाली होने का ज़्यादा एहसास करवाते। वह भाग जाना चाहती थी वहाँ से। सुजाता की टच में वह हमेशा थी। उसने जिद करके उनके पड़ोस में ही एक छोटा सा मकान खरीद लिया और चली आई उसी में, एक बार फिर सबको नाराज करके। जिंदगी फिर शुरू हो चुकी थी, मगर इतना आसान नहीं था। राकेश था कि उसके दिलो दिमाग से निकलता ही नहीं था। संगीता दी कितनी बार उसे ले जाने आ चुकी थी। उन्हें उसकी खाली जिंदगी खौफ देती थी, खुद उसे भी, मगर उसके अंदर से यकीन जिसे ख़त्म हो चुका था। फिर अचानक ज़िंदगी में नया मोड़ आया और उस मोड़ ने पंकज से मिलवा दिया। जब से उनसे मिली थी ज़िंदगी में हलचल होने लगी थी। ठहरे पानी पर जमी काई उखड़ने लगी थी। वहाँ कहीं कुछ महसूस करने लगी थी। वे जज्बात जो दर्द की तह में सो चुके थे अब फिर जागने लगे थे। बिना इजाज़त कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। पंकज की आदतें उसे सुभाष जीजा की याद दिलाती थी। संगीता दी कितनी खुश थी उनके साथ। शुरू में उसे कितनी परेशानी हुई थी काम करने में। इतना सारा काम, स्टोर की देखभाल, सैकड़ों आइटम्स देखना कि कुछ ख़त्म ना हो, ऊपर से इंस्टीट्यूट का काम, ट्रेड फेयर की व्यवस्था और न जाने कहाँ कहाँ से काम निकल आता था। उसके लिए काफ़ी मुश्किल था सब कुछ, मगर पंकज जी की वजह से धीरे धीरे सब आसान होने लगा था। वह धीरे धीरे पंकज की तरफ खींचती चली जा रही थी। उसे जॉब करते अभी कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। सभी में उत्साह था, मगर उस दिन अचानक तेज आंधी तूफान से बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। सब कुछ समेटवाते हुए काफ़ी लेट हो गई थी। वह शिखा को लेकर परेशान हो गई थी। भले ही सुजाता उसके पास थी, मगर शिखा को रात में उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा था। पंकज ने खुद उसे गाड़ी से छोड़ने को कहा। देर रात सवारी मिलना, वह भी इस मौसम में मुश्किल था। वह तैयार हो गई, मगर बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। वह घबरा गई। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आने लगे।
पंकज ने बोनट खोलकर देखा, मगर कुछ समझ न आने की वजह से वे फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन करने लगे। जाने उसे क्या हुआ, उसने पंकज के हाथ से फ़ोन छीन लिया। पंकज आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। आप किसी को भी फ़ोन नहीं करेंगे, उसने सख्ती से कहा। मगर क्यों? मैकेनिक को फ़ोन कर रहा हूँ, गाड़ी ठीक नहीं होंगे तो जाएंगे कैसे? हुआ क्या? पंकज हैरान थे। पहले मैं फ़ोन करूँगी, कहकर वह तुरंत सुजाता को फ़ोन करने लगी। पंकज दोनों हाथ जेब में डालकर किनारे खड़े होकर उसे ध्यान से देखने लगे। उसने पहली बार उन नज़रों की ताप को महसूस किया था। वह गाड़ी में जा बैठी। पंकज पेड़ के सहारे खड़े रहे। उन्होंने उसे कुछ कहने या समझने की कोशिश नहीं की। उसे पंकज के रवैये पर गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन एक अनजाने भय से घिरी बैठी थी। करीब 1 घंटे से ऊपर बीत चुका था और पंकज यूं ही बाहर एक पेड़ के सहारे खड़े थे। सुनसान रास्ता, रात का वक्त, उस पर बारिश फिर होने लगी थी। पंकज भीगने लगे थे। वह कुछ देर तक देखती रही। आखिर उसे लगा वह बेवजह के वहम में गिरफ्तार है। अतः गाड़ी से बाहर आई तो ठंड और बारिश से सिहर उठी। अंदर चलिए, उसने कहा। क्यों? पंकज ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप भी भीग रहे हैं और मैं भी। अब चलिए भी, उसने खींचते हुए कहा। अब डर नहीं लग रहा है मुझसे? और फिर पंकज गाड़ी में आकर बैठ गए। उन्होंने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुन पंकज के मुंह से निकला, ओ नो, क्या हुआ? उसने पूछा। रास्ते बंद हो गए हैं, कोई मैकेनिक इस वक्त नहीं आ सकता। अब सारी रात गाड़ी में ही बितानी होगी। क्या? उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। गाड़ी से बाहर निकलने से पंकज के साथ साथ वह भी भीग गई थी। यूँ सारी रात भीगे बदन गाड़ी में बैठना कैसे हो पाएगा, इस सोच से ही वह कांपने लगी थी। पंकज ने वापस कैंप में फ़ोन किया, मगर वहाँ से भी नाउम्मीदी ही हाथ लगी। कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ जोर की बारिश और आंधी तूफान है। पहाड़ी नाला सड़क पर बहने लगा है, इसीलिए कोई उनकी मदद को नहीं आ सकता। अब क्या होगा? उसने घबराकर पंकज की तरफ देखा। सिवा इंतज़ार की कोई रास्ता नहीं। आप तो भीग गई हैं। पीछे बैग में कुछ ड्रेसेस रखी हैं, उनमें से कुछ पहन लो। यूँ भीगे कपड़ों में रात भर रही तो बीमार पड़ जाओगी, कह पंकज गाड़ी से बाहर निकल गए। उसने देखा बैग में ट्रेड फेयर के बिकने वाले कपड़े रखे थे, कुछ पारंपरिक थे। उसे संकोच हुआ, मगर भीगे कपड़ों से छुटकारा पाने का यही तरीका था। सुबह के 6 बजने वाले होंगे कि मैकेनिक बाइक में अपनी साथी कारीगर के साथ वहां पहुंच गया। उसे रात में कब नींद लगी और पंकज कब से मदद के लिए फ़ोन मिला रहे थे, उसे पता ही नहीं चला। पंकज ने उसे धीरे से हिलाया तो वह अचकचाकर उठ बैठी। आओ, तुम्हें छोड़ दूं। पंकज ने पहली बार उसके लिए आप की जगह तुम का प्रयोग किया था। वह अपना लहंगा संभालती हुई गाड़ी से बाहर आई। मौसम में गजब की ठंडक थी। उसने चुन्नी कस के बदन से लपेट ली। सर, कच्चे रास्ते से जाइएगा, पक्का रास्ता तो जाम है, मैकेनिक ने कहा। उन्होंने बिना कुछ बोले बाइक स्टार्ट की। वह चुपचाप उनके पीछे बैठ गई। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। वह गिरने ही वाली थी कि उसने पंकज को पकड़ लिया। सुबह का धुला धुला मौसम, ठंडी हवा, आसपास का हरा भरा नज़ारा, जाने क्या था उस पर रोमानियत छाने लगी। पहली बार उसको लगा कि यह रास्ता कभी ख़त्म ना हो। रास्ता एक अजीब सी खुमारी में खामोशी से कट गया। घर पास आते ही वह संभल कर बैठ गई। पंकज ने घर के सामने बाइक रोकी। वह लहंगे को संभालते हुए उतर गई। आइए, चाय पीकर जाइएगा, वह शर्मिंदगी से बमुश्किल बोल पाई। पंकज मुस्कुराए और फिर बाइक मोड़कर बिना कुछ कहे चले गए। वह भागकर घर में घुसी, डोरबेल बजाई। सामने सुजाता खड़ी थी। उसे ऐसी ड्रेस में देखकर सुगंध आश्चर्य से भर गई। चाय पीते पीते उसने सुजाता को सारा हाल कह सुनाया। वह हंस पड़ी। सर्दी से उसे बुखार चढ़ गया था। उसके जहन से पंकज उतर ही नहीं रहे थे। उसे लगा एक खुली हवा का झोंका उसके अंदर ही अंदर घुटन को बाहर निकाल रहा था। वह सालों बाद सांस ले रही है। उधर पंकज बुखार से तप रहे थे। सारी रात गीले कपड़ों की वजह से अंदर जबरदस्त सर्दी बैठ गई थी। उसने न जाने के लिए अपनी साथी सोनम को फ़ोन किया तो उसे पंकज की बीमारी के बारे में पता चल गया। सोनम ने चुटकी ली तो दोनों एक साथ बीमार, और सारी रात। क्या बात है?
वह भी हंस पड़ी थी। उसे सुकून की नींद आई थी। सुकून भरी नींद की मिठास सालों बाद उसके हिस्से में आई थी। खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। उसे लगा पंकज की तबीयत के बारे में उसे पूछना चाहिए। उनकी यह हालत उसकी वजह ही से तो हुई है। न उसे छोड़ने आते, न वह उन पर शक करती और न भीगते। अतः उसने नंबर मिला दिया। हेलो, उधर से पंकज की उनिंदी सी आवाज़ आई। हेलो सर, मैं नीलम। हाँ कहो नीलम, क्या बात है? जी आप कैसे हैं? ठीक हूँ। छोटे से जवाब के साथ खामोशी छाई रही। उसे भी कुछ नहीं सूझा। शिखा ठीक है? शायद पहली बार वह तुम्हारे बिना रही होगी। वह हैरान थी कि पंकज को उसकी बेटी का नाम पता है। अरे, वे उसकी बच्ची के बारे में पूछ रहे थे, जिसकी सूध उसके अपने पिता ने कभी नहीं ली थी। वह अंदर तक सुकून से भर गई। थोड़ी देर बाद उसने संगीता दी को फ़ोन किया और सालों बाद देर तक सुकून के साथ बातें की। 2 दिन तक वह छुट्टी पर रही थी। काम फिर शुरू हो गया था। अब वह पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ पंकज का दिया काम करने लगी थी। उनके हर काम का महत्व उसे समझ आने लगा था। धीरे धीरे वह काफ़ी कुछ सीख गई और आश्चर्यचकित थी कि अगर हम अपनी सोच का दायरा फैलाएं और कुछ करने की ठान ले तो दुनिया का अलग ही रंग नजर आता है। वह पंकज की दिल से इज्जत करने लगी थी। वे अपने दुखों से ऊपर उठकर किस तरह दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते थे। खुद को अकेला नहीं छोड़ा था उन्होंने। कितने लोग जुड़ गए थे उनके साथ, और एक वह थी सालों तक खुद को ही बंद करके बैठी हुई थी। पंकज उसे जिस ट्रेड फेयर में जाने को कह रहे थे, वह अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर था और पंकज के लिए महत्वपूर्ण भी था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उसके लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह शहर से काफ़ी दूर था, जहाँ से उसी दिन वापस नहीं आया जा सकता था। शिखा को कहाँ रखे? वह सुजाता से कैसे कहे कि वह पंकज के साथ अकेली जा रही है और वह उसकी बच्ची को देखे? दूसरे दिन सुबह उठी तो खुद आश्चर्य से भर गई। संगीता दी सामने थी। वह दीदी से लिपट गई। अचानक कैसे दी? कोई फ़ोन नहीं, खबर नहीं। तुमसे मिलने का बड़ा मन था। संगीता दी ने प्यार से निहारा, जैसे पहली बार देख रही हूँ। वे उसे ऐसे छू रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को छूती है। वे उसकी माँ ही तो थी। उसके हर सुख दुख में वे और सुभाष जीजाजी साथ खड़े रहे थे। वह देर तक दी से बातें करती रही। कुछ बताना भूल तो नहीं रही? दी ने प्यार से पूछा। क्या? वह हंस पड़ी। पंकज, दी ने कहा। वह खामोशी से दी को देखने लगी। दी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिंदगी ने तुझे एक मौका और दिया है, हाथ से जाने मत देना। वह हैरान थी कि दी इतना कुछ कैसे जानती है। संगीता दी ने पंकज को फ़ोन करके लंच पर बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर खूब चाव से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। पंकज आई तो वह उनके सामने बैठने से भी शर्मा रही थी। संगीता दी पंकज से प्रभावित हुई थी। दी ने काफ़ी देर उनसे बातें की। वे शिखा से भी घुल मिल गए थे। पंकज का शिखा से लगाव उसे अंदर तक भिगो गया। शिखा उन्हें अपनी बनाई ड्राइंग दिखा रही थी। संगीता 2-3 दिन उनके पास रुकी और उन्होंने अपनी रजामंदी से उसे पंकज के साथ ट्रेड फेयर में भेज दिया। काफ़ी शानदार मेला था। पंकज और उनकी टीम की मेहनत नज़र आ रही थी। उसे वहाँ काफ़ी कुछ देखने समझने को मिला। रहने की व्यवस्था मेले के पास ही गेस्ट हाउस में की गई थी। अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना पसंद करोगी? चाय पीते हुए पंकज ने उससे पूछा। वह काफ़ी देर खामोश रही। शिखा के बारे में काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, मगर कहाँ से शुरू करे समझ नहीं पा रही थी। शिखा को मैं अपनी बेटी मान चुका हूँ। बाकी मैं बोलने में नहीं, करने में यकीन रखता हूँ। बिना कुछ कहे, बिना पूछे तसल्ली हो गई थी। ट्रेड फेयर से लौटते ही उसने अपना फैसला दी को सुना दिया। सुनकर वे बहुत खुश हुई और सुजाता की आंखों में भी उसने वह तसल्ली महसूस करी थी जो राकेश के वक्त नहीं थी। उम्र के तजर्बे और फ़र्क को वह अब महसूस कर पाई थी। संगीता दी के जाते ही सुभाष जीजा जी आ गए। पंकज से मिले। सब बातें उन्होंने खोलकर सामने रखी। दोनों तरफ से तसल्ली होने पर शादी तय हो गई। संगीता दी ने काफ़ी सामान पहले ही खरीद रखा था। बाकी तैयारी उसकी और सुजाता के साथ मिलकर कर ली। सुजाता ने सारी तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शादी साधारण तरीके से कोर्ट में संपन्न हुई। पंकज ने कुछ खास लोगों को ही शादी में शामिल किया था। संगीता दी ने भी कुछ करीबी लोगों को ही बुलाया था।
वह एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई। संगीता दी ने उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से सजाया और फूलों से महकते कमरे में पहुंचा दिया। पंकज कमरे में आए तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हौले से दबाया, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। न जाने कितने सितारे उसके अंदर चमकने लगे। सैकड़ों फूल उसके दामन में खिल उठे थे। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।